नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। और अभी जो आपने कुछ तस्वीरें देखी उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि इस शो में आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे बातचीत हो रही है गोरे और काले रंग के बारे में, और एक मुल्क के तौर पे, एक नस्ल के तौर पे गोरे रंग का जो दीवानापन हिंदुस्तान में है वो अब तक कितना ज्यादा है, और हमारी जो मानसिकता है उसमें गोरे रंग के लिए जो गुलामी है वो रची बसी हुई है। आपने सुना, इस शो के रिसर्च के दौरान मैं पढ़ रही थी एक जर्नलिस्ट की कहानी, रोजलिन डिमेलो, क्योंकि उन्होंने कहानी अपनी बार बार दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अपनी आधी जिंदगी वो इस जद्दोजहद में गुजरती रही कि वो सांवली क्यों है, क्योंकि उन्हें बार बार कहा गया कि आप गोरेपन की क्रीम लगाइए। उनकी माँ कहती थी कि तुम्हारा सांवला रंग जो है उसे थोड़ा साफ करने की ज़रूरत है। यानी कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी उलझन में गुजर गया कि अगर वो सांवली हैं तो उसमें कुछ खराबी है। और जाहिर है कि ये मानसिकता सिर्फ एक जगह पे नहीं है, तभी जो फेयर एंड लवली और जो दूसरी गोरेपन की क्रीम है उनका मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है कि लगभग 3000 करोड़ का ये बाजार है। और तभी शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम क्रीम जब बेच रहे हैं अब मर्दों के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे तब आप कामयाब बनेंगे। यानी कि ये कामयाबी का नुस्खा है, अगर आप सांवले हैं तो फिर आप कामयाब नहीं बन सकते। और यही मानसिकता है, इसी वजह से हमारे संसद के अंदर और संसद के बाहर आपने नेताओं को बार बार गोरे और काले रंग पर टिप्पणी करते हुए, नुक्ताचीनी करते हुए सुना, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे और मुद्दे हैं हिंदुस्तान में चर्चा के लिए, पर काले गोरे रंग पर बहस हो रही है। जो ताज़ा तरीन बयान था वो गिरिराज सिंह का था। गिरिराज सिंह ने जो कहा वो भले ही सुनने में बुरा लगा हो, सुनने में गलत हो, लेकिन उसके आसपास उनके जो लोग बैठे थे और जिस तरह से वो हंसे, वो ये दिखाता है कि जो मानसिकता है वो दरअसल है क्या। और जो गिरिराज सिंह कह रहे थे दरअसल वो हमारे मुल्क की जो सोच है उसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है। हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ कविता श्रीवास्तव हैं जो कि महासचिव हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं इंदुजा पिल्लाई, जिन्होंने जो बहुत चर्चा में रही पिछले दिनों, क्योंकि उन्होंने अपने शादी के लिए अपनी एक मैट्रिमोनियल ऐड दी थी, अपना प्रोफाइल बनाया था जिसमें लिखा था कि मैं टॉम बॉय हूँ, मैरिज मटीरियल नहीं हूँ और शादी के लिए अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगी। तो उसके बाद से बहुत चर्चा में रही इंदुजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदुजा। हमारे साथ खुशबू कमाल हैं, एक्ट्रेस हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि बॉलीवुड में अभी भी जो गोरा रंग है उसकी मांग कितनी ज़्यादा है, और जो गोरे नहीं हैं, सांवले हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोधका हमारे साथ हैं, JNU से हैं, समाजशास्त्री हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे कि इस मानसिकता के पीछे वजह क्या है। दिलीप चरियन है, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हैं, इमेज गुरु हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। और ये जो पूरा गोरेपन का जो दीवानापन है उसका एक इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा है हमारी जो शादी की इंडस्ट्री है, मैरिज मार्केट। तो हमारे साथ पंकज शास्त्री हैं जो MD हैं शिव शंकर शास्त्री मैट्रिमोनियल सर्विसेज। तो आप हमें बताएंगे कि अभी तक ये मांग जो है वो कितनी ज़्यादा है। पर हम शुरू करना चाहते हैं इस समस्या से जो गिरिराज सिंह ने जिस बारे में कहा। दिलीप, गिरिराज सिंह ने जो कहा वो गलत ज़रूर होगा, सुनने में बुरा लगा, पर उनके आसपास से जो हंसी गूंजी, गिरिराज सिंह ने जो कहा उससे लगता है कि हमारी जो मानसिकता है एक देश के तौर पर, क्या हम गोरे रंग से ऑब्सेस्ड हैं? गोरे रंग के पीछे, जैसा अभी शरद यादव ने कहा कि उनको देखकर तो हम बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि एक मुल्क के तौर पे हम बहुत रेसिस्ट हैं? मुल्क के तौर पे भी हम बहुत ही रेसिस्ट हैं। और ये रेसिज्म जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया वो सिर्फ रंग के बारे में नहीं, रेस के बारे में भी था। कि सिर्फ जब नाइजीरियन टर्म प्रयोग किया तो उन्होंने सिर्फ कालापन की बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि हम सोचते हैं कि ये हमारे से छोटे जात के लोग हैं। तो ये जो सोच है ये हमारे देश में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में वो प्रकट होता है। और कई लोग जो है उसको सब्लिमेट करते हैं, कई लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, और जब एक्सप्रेस करते हैं बहुत सारे लोग उनसे जुड़ जाते हैं। उसके खिलाफ जो बोलने वाले हैं वो मेरे ख्याल में बहुत कम है, और उनका आवाज़ जो है वो बहुत सुनने में बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा सोसाइटी हम अगर हम शेमलेसली देखें अपने को, तो सोसाइटी में कुछ हिस्से जो है, कई हिस्से स्पेशली जो जब वो एक इकोनॉमिक स्तर से ऊपर आते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है जहां उसको कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ एजुकेशन या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स। जहां हम सोचते हैं कि जब लोग एक लेवल पे पहुंच जाएंगे वो ये जो नॉन इक्वल फीलिंग्स जो है वो छोड़ देंगे, वो छोड़ते नहीं हैं और भी
कठोर हो जाता है उससे। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोत का एक मुल्क के तौर पे क्या हम गोरे रंग के गुलाम हैं आज भी? क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले सुना कि बीजेपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसमें गोवा की बात कर रही हूँ, उसमें नीग्रो शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसको कि इस्तेमाल करना मना है। हमने गोवा में ही 2-3 मिसालें और देखी और इत्तेफाक से वो सब बीजेपी के थे। किसी ने कहा कि नाइजीरियंस जो है वो कैंसर की तरह है, किसी ने कुछ और शब्द इस्तेमाल किए। कई बार इस तरह जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या नस्ल के आधार पर भेदभाव है वो जाहिर हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नाइजीरियंस के प्रति है, या मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस ही इतनी नहीं है, जो काले हैं उन सबको नाइजीरियंस कह दिया जो गोरे नहीं हैं। वो समझते भी है कि कोई बुर्किना फासो का होगा, कोई घाना का होगा, कोई सोमालिया का होगा, हो सकता है सब नाइजीरिया की नहीं हो। रेस को लेके लोगों में प्रेजुडिस बहुत स्ट्रांग है, रंग को लेके बेसिकली। लेकिन ये जो नॉर्म के तौर पे एक गोरा जो प्रेफरेबल है वो कहीं से आता है, शायद कॉलोनियल पीरियड में एक ये जो कॉलोनियल साइकोलॉजी है, या ग्लोबली जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज को हमने एक मॉडल मान लिया अपने लिए, और डेवलप्ड कंट्री सारे वेस्टर्न यूरोप के माने जाते हैं या नॉर्थ अमेरिका के माने जाते हैं, वहाँ पे एक रेशियल कलर उसके साथ जुड़ा है, उससे हमारी एक जो कॉमन सेंस है उसमें वो आ गया है। उससे बड़ी मुश्किल बात यह है कि जैसे कास्ट को लेके अगर कोई बात करता है तो उसको अपोज करने के लिए एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, तो वो पॉलिटिशियंस थोड़ा हेजिटेट करेंगे। कलर को लेके अभी तक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी। अभी होता क्या है कि एक परिवार के अंदर ही आपको एक भाई काला मिलेगा, दूसरा भाई गोरा मिलेगा, एक बहन ज्यादा गोरी मिलेगी, दूसरी बहन कम गोरी मिलेगी, तो इसलिए लगता है कि ये गोरापन अचीवेबल है। गोरापन में जो उस तरह से डिविजन्स है वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, और जो होता भी है जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर रेस की बात आती है, उसको वर्ण व्यवस्था, हाँ जी, जाति व्यवस्था जो थी, जाति वर्ण व्यवस्था के तौर पे जुड़ा नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था में भी आपको पंजाब में जाइए, पंजाब का दलित आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, साउथ इंडियन का अपर कास्ट भी जो है ओबीसी या डोमिनेंट कास्ट है, ब्राह्मण में शायद थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग काले मिलेंगे आपको जो बिल्कुल डोमिनेंट कास्ट है। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रही थी कि महाराष्ट्र में करीब 100 आदिवासी लड़कियों को गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के तहत ट्रेन किया गया कि वो एयर होस्टेसेस बने, वो कैबिन क्रू की मेंबर्स बने, लेकिन नौकरियां उन्हें नहीं मिली क्योंकि उनका रंग काला था। उनमें से सिर्फ 8 लोग जो थे वो उन्हें नौकरी मिली, और वो भी ग्राउंड स्टाफ के तौर पे। तो ये जो है कि हाई प्रोफाइल जो जॉब्स होंगी उनमें गोरे रंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा और काले रंग को नहीं। कविता जी, ये दिखाई देता है हर जगह पे? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है, और एक औरत होने के नाते तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, मैं भी सांवली हूँ तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि इसको बहुत महसूस किया घर में भी। लकीली पेरेंट्स ने कभी नहीं किया, लेकिन हमारे घर में भी हम 3 बहनें बहुत गोरी हैं, नीली आंखें भी हैं, और 2 हम में से सांवली है। तो बाहर वाले अक्सर कहते हैं अरे इनमें तो 3 गोरी 2 काली 3, तो ये गोरा काला तो मुझे लगता है, एंड स्पेशली जब आई वाज ग्रोइंग अप तब जरूर कि विल आई गेट अ बॉयफ्रेंड हु विल एक्सेप्ट मी, दैट फीलिंग आल्सो आई वेंट थ्रू, मुझे लगता है कि बहुत बहुत गहरा है, और ये नस्ल भेद में कन्वर्ट होता है। मैंने देखा है कालों के प्रति हम कहते हैं हबशी, इस तरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम उनको एक कदर देखते हैं। और जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, बिल्कुल आई थिंक एट द कटिंग एज बिल्कुल औरतों के कॉम्पिटेंस एक तरफ हो जाएगा, उनकी शक्ल, सूरत, रंग, ये सब काम में आता है। क्योंकि आपके टीवी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप बताइए मुझे नगमा, एक ऑडिट करा दीजिए आपको हाउ मेनी एंकर्स आर सैलो कॉम्प्लेक्शन। नहीं, जो लड़के हैं वो हैं सांवले। नहीं, मैं तो लड़कियों में आई एम सेइंग ये इंटरट्वाइंड है। लड़कों के लिए तो श्याम ना, लड़के तो हमेशा कृष्ण श्याम थे, लेकिन राधा गोरी थी। जो भी क्रिएशन ओवर द सेंचुरीज, तो देखिए ये एक जेंडर्ड इशू भी है। जेंडर इशू बिल्कुल है, इसलिए रेसिस्ट तो है ही, हम सब रेसिस्ट हैं। देखिए मद्रासी यूं ही नहीं आया है, मद्रासी के साथ जुड़ा हुआ है काला। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, ये अनर्गल राजनीति स्पेस तो सेक्सिस्ट है।
महिला विरोधी है, वो रेसिस्ट है, वो कास्टिस्ट है, वो कम्युनल है, वो क्योंकि तो है, देखिए लेकिन लक्ष्मीकांत उसकी पार्सेकर जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा नर्सेस को कि आप विरोध प्रदर्शन मत कीजिए, आप धूप में जाइएगा तो आपका रंग काला हो जाएगा। बिल्कुल। आप इस पे, ये जेंडर इशू है भी है, कितना बड़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रंग है हमारे यहाँ वो इंडिविजुअलाइज हो गया है कि मैं अकेला, जो मेरा भाई तो गोरा है, मैं थोड़ा सांवला हूँ, मेरा छोटी बहन है वो मेरे से भी सांवली है, कहीं ना कहीं से हम compete कर पाते हैं। इसलिए ये जो क्रीम टाइप चीजें हैं वो बहुत पॉपुलर होती हैं और पॉलिटिकली के अराउंड मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअलाइज हो गया है। लेकिन इट हैज पॉलिटिकल इफेक्ट्स, जैसे आपने कहा उसके इमीडिएट कंक्रीट इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं। किसको हायर किया जाएगा, हायरिंग में कौन प्लेजेंट लगता है, क्योंकि वो हमारे अंदर इतना ज्यादा प्रेजुडिस है, उसके साथ कैसे उसको कन्फ्रंट किया जाए, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसको आर्टिकुलेट उस तरीके से नहीं किया जा सकता, गोरे काले के बीच में आपको डिवाइड करके नहीं कर सकते। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इंदुजा और खुशबू को इसमें शामिल करना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल रहा, ब्रिटिश रूल रहा सालों साल का, सैकड़ों साल का, क्या उस वजह से चूंकि जो रूलर्स थे वो सफेद थे तो वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, और अभी तक हम आजाद हुए पर उस गुलामी की मानसिकता से नहीं निकले कि जो गोरा है वो सुपीरियर है। ये एक वजह है हमारा गुलाम रहना मुल्क का। हाँ, थोड़ा वजह है, लेकिन उससे आगे भी है। मेरे को लगता है उससे पहले भी गोरे रंग का एक वैल्यू था। और गोरे रंग का एक जो प्रेजुडिस है हमारे अंदर वो बहुत स्ट्रांग है। आप बिल्कुल इंटीरियर गांव में चले जाइए, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, कहीं घूमे नहीं है, पहले जब टीवी भी नहीं देखते, उनको भी गोरे रंग का बहुत ज्यादा होता था। गोरी अब बहू आएगी तो बहुत अच्छी बात है, गोरी बीवी मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो जेंडर भी है लेकिन इंडिविजुअलाइज भी है। हाँ, इंदुजा मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूंगी। आपने जो अपने लिए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट लिखा था, उसमें जो आपने बातें लिखी वो बहुत दिलचस्प थी, तो आप बताइए उसकी कहानी हमको। कैसे आपने किस तरह के बायसेस देखे होंगे कि आपने लिखा कि मैं टॉम बॉय हूं, मैं अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगी, और आपने ये भी लिखा कि मैं एक ऐसा लड़का चाहती हूं जिसकी दाढ़ी हो और जो दुनिया घूमना चाहे। मुझे बहुत सारे लड़कियों ने लिखा भी है कि उनको ये पसंद आया है, बिकॉज इट्स नॉट द स्टीरियोटिपिकल प्रोफाइल दैट पेरेंट्स गिव, क्योंकि उसमें भी लिखा रहता है कि वेटिश ब्राउन एंड वी नीड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन ब्राइड और अ ग्रूम। आई एम अ तमिलियन, आई एम अ साउथ इंडियन, पर मैं लगती नहीं हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि तुम नॉर्थ इंडियन लगती हो एंड ऑल दैट, बट मेरे स्कूल और कॉलेज के लड़कियां जो थी, दे डोंट लुक एज फेयर एज आई एम, एंड उनको बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ कि उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता ही है। सो व्हेन दे आर ऑफ द मैरिजेबल एज, तो उनको वो दैट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली। तो sometimes it is actually difficult for the parents to get a very good groom for the woman of a very shallow complexion, a bit of the darker side. तो ये प्रॉब्लम भी है। और ऐसे भी माना जाता है कि if one of the parent is white, if he's a Brahmin, he or she is a Brahmin, तो जो बच्चा होता है उसका भी कलर में फर्क हो सकता है। So the preference is actually depending, शादी के पहले जब लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, दिस इज अ प्रायोरिटी दैट दे कीप इन माइंड, दिस इज एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट। नो वन एक्चुअली लुक्स एट द लॉन्ग रन वाला पार्ट। खुशबू कमाल हमारे साथ है मुंबई से। खुशबू, आप बॉलीवुड से जुड़ी हैं, आपने फिल्में की हैं, आपने मॉडलिंग की है, और बॉलीवुड जो है बाकी दुनिया कितनी भी बदले पर हमारे समाज का एक तरह से रिफ्लेक्शन वही है, यानी कि समाज नहीं बदला, वहां पे गोरी जो हीरोइन होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ये सच है? ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बॉलीवुड की बात करें या हम अपने देश की बात करें, बीइंग फेयर इज फैबुलस एंड बीइंग डार्क इज डूम्ड। सो इट्स लाइक अगर आप का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपको वो थोड़ा गरीब रोल, या फिर आपको वो थोड़ा गरीब या दलित या फिर बहुत लोअर मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं उनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। बट इफ यू आर फेयर एंड इफ यू आर फेयर, टॉल एंड गुड लुकिंग, वेदर यू डोंट नो द एक्टिंग, आपको आपकी कला की समझ है, आपको अभिनय करना आता है या नहीं आता, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप खूबसूरत हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, तो आप कटरीना कैफ, आप जैकलीन फर्नांडीज बन सकते हैं। अगर मैं गोरी होती और थोड़ी लंबी होती तो शायद मैं और सक्सेसफुल होती। ऐसा बिकॉज लोग बोलते हैं व्हेन आई एम गोइंग फॉर द ऑडिशन और गोइंग फॉर मीटिंग टू द डायरेक्टर, तो बोलते हैं नहीं रोल तो है, बट अगर आप वी आर लुकिंग फॉर समथिंग
more fairer than you. तो ये अरे, मोर आपने फेयर मेरी मतलब कला क्या नहीं होता देखी, है? आप- मोर फेयर मतलब होता क्या है खुशबू? कौन सा रंग वो ढूंढ रहे होते हैं? जो व्हाइट यूरोपियन वो स्किन कौन है? सा रंग ढूंढ रहे होते हैं, वो ये तो वो ही बता सकते हैं कि वो कौन सा रंग ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन मतलब आप ऑडिशन नहीं ले रहे हैं, आप किसी की कला नहीं देख रहे हैं, आप किसी की मेहनत नहीं देख रहे हैं, किसी का टैलेंट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लुक्स के बिहाफ पर आप कास्टिंग करते हैं, लुक्स के बिहाफ पर आप किसी को काम देते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारे सुपरस्टार लाइक शाहरुख खान, लाइक जॉन अब्राहम, यामी गौतम फेयर क्रीम्स को इंडोर्स करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो कि आई मीन लाइक सी देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग फेयर। यू शुड लव whatever God has given you, the skin, whatever God has given you.